नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का अंतिम अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी देख सकते हैं और अपने मनपसंद लेखकों की कहानियाँ सुन सकते हैं। अब तक हमने देखा कि सत्या अपने बेटे की शादी की तैयारियां करती है कि इसी बीच हठात ही सौदा उसे गांव चलने के लिए कहती है। बरईपुर जाने के समय ही वो लोग बैलगाड़ी पे बैठते हैं और तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। अब आगे हंसते हंसते ही रास्ता कट रहा था। ग्रीष्म की दोपहरी के का दाव दाह को पराजित करके बहुत सारी स्त्रियों की हंसी एक होकर छलक पड़ी। उन सबों ने दुल्हन को जबरदस्ती उठाकर दूल्हे की गोद में बैठाना चाहा था। उस धक्के में से दूल्हा लुढ़क गया और बागी दुल्हन उनसे पिंड छुड़ाकर भाग जाना चाह रही थी कि जुड़ी गांठ के खिंचाव से वह भी धड़ाम से गिर पड़ी। इसी बात पर इतनी हंसी। कोहबर के बिछौने पर ही गिरे गए दोनों, किसी को भी चोट नहीं आई। और फिर हंसने में रोक कैसी? ऐसे शादी ब्याह के सिवाय यूं गला खोलकर हंसने की छूट तो नहीं मिलती। बहुतों का गला एक साथ होने से यह पता भी नहीं चल पाता कि गला बहू का है या बेटी का, जो अब सिर्फ शासन के डर से शर्मीली की भूमिका अदा करती रहती है। वे सब इस मौके का लाभ अच्छी तरह से उठाती हैं, आज भी उठा रही हैं। मौका जब हाथ लगा है, दूल्हे वालों का हुक्म मानना पड़ता तो दिन भर ऐसी हंसी खुशी हो हुल्लड़ की गुंजाइश नहीं होती। सवेरे ही कब का विदा कर देना पड़ता। केवल कन्या पक्ष की आरजू मिन्नत से वर पक्ष वाले शाम तक रुकने को राजी हो गए। कन्या के पिता ने हाथ बांधकर कहा, बासी ब्याह का बड़ा हंगामा है, औरतों से पार नहीं पाया जाएगा, दया करके इस बेला कृपा करके कन्या पक्ष को कुटुंब सेवा का पुण्य कमाने का अवसर देने के लिए पूरी फौज पलटन के साथ वर पक्ष वाले इस बेला टिक गए। कुछ दूर पर घोषों के बैठके में उन सब के रहने का इंतजाम था। यहाँ की स्त्रियों का कालहस्य वहाँ तक पहुँचने का डर नहीं। स्त्रियों ने बासी कोबर में खूब मजाक किया। बार बेला के बाद बासी ब्याह। तब तक असल आदमी आ ही पहुँचे। शायद विदाई में देर भी होगी तो कोई बात नहीं। दूल्हे का घर जो कि कलकत्ता में है, मगर फिलहाल शादी इस टोले उस टोले में हो रही है। इस ब्याह में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा, उन्हीं के यहाँ से बेहद सुविधा है। ये हो हुल्लड़ करने वालियाँ सब मोहल्ले की ही बहू बेटियाँ हैं, लेकिन सब तरुणी ही नहीं, कुछ अधेड़ भी। जेठ की दोपहर थी तो ब्याह भी जैसा मुका। चेली बालूचरी पारसी जामदनी जिसके पास जो था वही पहन कर आई। पसीने पसीने हो रही हैं। खाने के समय पहनने के लिए चुन वाली एक एक सूती साड़ी सब साथ ले आई। खाने में अभी देर है, पहले बारातियों का भोग राग चुक जाए। लेकिन निष्कंटक सुख कहाँ होता है। उन स्त्रियों के हो हल्ला से खींचकर खतो टुकराइन का रंगमंच पर आविर्भाव हुआ। कहना फिजूल है कि लम्हे में उस मंच पर मसान का सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे की और एक नज़र डालकर ठकुराइन बोल गिरी, यह हंसी का फुहार हाटताल पर पहुंच रहा है, थोड़ा रह रहकर मौज मजा करे तो हर्ज है। नीरवता और गहरी हो गई। खंतो ठकुराइन की नज़र अब नायक नायिका के चेहरे पर पड़ी। एक तो रंगे हाथों पकड़े गए चोर की नायकी सिर झुकाया था, दूसरी रो रही थी। साड़ी में लिपटी उसकी कुंडली हुई सी देह रुलाई का आवेग से कांप रही थी। इस नज़ारे को देखकर खंतो ठकराइन मुस्कुराती हुई बोली, हाय राम, कल से रोती रोती बेचारी छोरी आधी हो गई। तुम लोग कुछ समझा बुझा नहीं रही हो कि अपने में हंसी मजाक में ही मस्त हो। अब की मंच से आवाज आई। एक बिहाई लड़की बोल उठी, यह रुलाई के दिलासा देने से थमने की है बुआ। तिस पर उसकी बुआ झंकार कर उठी, रहने दो मजाक, तुम लोग तो और माँ मनसा को धुआं दिखाने लग गई। रोते रोते आंख मुंह की शक्ल देखने ही लायक हो रही है। ससुराल में बहू को देखकर कोई भी नहीं कहेगी कि लड़की खूबसूरत है। ले उसे उठा, हाथ मुंह धुलवा दे और बार बेला बीत चुकी, बासी ब्याह की तैयारी कर। लड़कियों का जन्म ससुराल के लिए। वह लड़की फिक से हंसकर बोली, तुम भला क्यों नहीं कहोगी बुआ, ससुराल क्या चीज होती है, यह तो तुमने कभी जाना नहीं। मैंने मुझसे मिला? जरा छोरी की मरण दशा देख ले, मरी जैसी अवस्था दुश्मन की भी ना हो। चल छोड़िए सब, तैयारी में लग जा। कौड़ी का खेल एक बार और नहीं खिलाया जाएगा फुआ? जरूर जरूर जाएगा, देख ले। इतने में अगर कलकत्ता से सब आ जाए। अजीब सा भैया, चट मंगनी पड़े भैया, उठ छोरी को उठा, कपड़ों में घिरी लिपटी गर्मी में चक्कर ना जाए। और खंतो ठकराइन का प्रस्थान हुआ। स्त्रियों ने लड़की को खींचकर सीधे बैठाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। उसने मानो प्रतिज्ञा कर रखी और रो रो कर जानी दे देगी। सचमुच ही
उसे खूबसूरत समझना असंभव हो रहा है। तो क्या ऐसा तो होता है, ब्याह वाली दुल्हन रोएगी नहीं? इससे मौज मजा वाली स्त्रियां क्यों बाज आए? उन लोगों ने उसी नाकामयाब कोशिश का फिर अभिनय करना चाहा। चार एक जनी मिलकर क्या उस छोटी लड़की को काबू नहीं कर सकेंगे? फेंके हुए हाथ पैर गुर्राए, इससे क्या बाज आए? उधर से जोरों का हल्ला उठा, अरे दही कहाँ है? यात्रा का दही नहीं नजर आ रहा? उफ, कैसी बंद इंतजामी है इस कदर। घट है पान नदारत, पान है दही का पता नहीं। अजियो बड़ी चाची, पूछने वाली तरकस भरा प्रश्नों का तीर लिए छोड़ती हुई आगे बढ़ी। असल आदमी का तो पता ही नहीं। कनक अंजलि कौन देगी? अरे हाँ, बासी ब्याह में तुम्हारे यहाँ पान का वरण पहले होता है कि पानी का? हाय राम, तुम लोग नए गमछे में सुहाग आंचल की विधि करती हो? कैसी अना सृष्टि। हम लोगों ने में हल्दी रंगे धागे की गुच्छे से की जाती है। पूछने वाली खंतो टकराव उनकी भतीजी अन्नो है। समझने में देर नहीं लगी, अन्नो का गला ही बता देता है। गांव की लड़की है, जोर से तो बोलेगी ही, चाहे जितना जोर से। उसके प्रश्न का उत्तर किसी भारी नारी कंठ से है। हम लोगों का सुहाग अंचल गमछे की गांठ से ही होता है। जिस कुल का जैसा नियम, वरण पहले पान का होता है कि पानी का, ये अपनी फुआ से पूछो, वही ठीक बताएंगे। ऐसी ही कई बातें होती रही। हो सकता है खंतों की कोई मुंह लगी हो या चुगलखोरी, उसका पेशा ही ऐसा है। काम काज के घर में ऐसा होता ही है। तरह तरह की बातों की खेती चलती रहती है और उस खेती की फसल में से लंका कांड खड़ा हो जाता है। उस कांड में किसी की तरफदारी के कसूर में कि मान अभिमान की भी बारी आती है। बहुतेरी सखियां छूटती हैं। ये बातें महिला महल की है, पुरुषों के कानों तक नहीं पहुंचती। पहुंचती भी है तो ध्यान नहीं देते। उनका कर्म क्षेत्र ही अलग है, वे क्षेत्र व्यापक है। उनका दिमाग इस बात में लगा रहता है नहीं। बहुतेरे लोग इस कोशिश में भी रहते कि क्या लड़की वालों की इज्जत रखी जा सकती है, कैसे बारातियों से भली तरह निपटे। लेकिन चूंकि पानी से आग का, अमृत से जहर का और हित से अहित का ही ज़्यादा बोलबाला देखने में आता है, इसलिए लगता है वैसी की संख्या कम होगी। प्रतिभा की प्रबलता नहीं होने से पाद प्रदीप में के सामने आया नहीं जाता। जो भी हो, हिंदुओं की संख्या जितनी भी क्यों ना हो, ऐसे मौक़ों पर लड़की वालों का सर चकराता है। यहाँ भी लड़के वालों का माथा घूम रहा है, जन धन घूम रहा है, कुटुंब के सामने सम्मान बचाने के लिए नहीं। उसका माथा घूमने का कारण दूसरा है। कुटुंब वालों का भय तो बहुत कुछ कट गया। बारातियों की इज्जत खातिर वाली जिम्मेदारी भी निभ गई। आज तो बासी विवाह है। अभी अभी तो स्त्रियां दुल्हन को पोखरे से नहलाकर ले आई। अब लड़के वाले को नमो नमो करके कन्या की विदाई कर देने ही जमीला चुक गया। हाँ, वैसे दुश्मन हो तो लड़के वालों का कान भरकर गजब ढा सकते हैं। लड़के वाले आंखें रंगाकर बात बात में दुल्हा को लेकर लौट जाने की धमकी देते हैं। होता भी बहुत कुछ है। यहाँ वैसी कोई आशंका नहीं, तो भी लड़की का बाप सुबह से ही घबराकर घर बाहर कर रहा है। घर से बरामदा, बरामदे से आंगन, आंगन से बाहर, बढ़ते बढ़ते धीरे मौलसिरी तक उसके चेहरे पर आतंकित उद्वेग की छाप पड़ रही है। अभी कोई वैद्य आकर उसकी नबज टटोलता तो उसकी नाड़ी की चंचलता से घबरा जाता। कटघरे में आकर खड़े होने से पहले मुजरिम की नाड़ी में क्या सही चंचलता होती है? लेकिन प्रतीक्षा का अंत नजर नहीं आता। दूरवर्ती उस पथ के अंत में क्या है, क्या आएगा? लाल डोरियां पहने हुई एक छोटी सी लड़की ने आकर आवाज दी, भामन चाचा, दादी जी तुम्हें बुला रही हैं। भामन चाचा के जाए क्यों? सो मैं नहीं जानती, कह रही हैं लगन बीत रहा है, इसके बाद काल बेला तो पड़ जाएगी। खैर, कहकर लड़की के बाप ने आंखों को पैनी करके एक बार नज़र को खेतों के उस पार दूर तक फेंकने की कोशिश की। उस जलते हुए मैदान के दाव दहा के उस पार धुआती सी छाया का आभास मिल रहा था। यह भ्रम था। भ्रम का मिटाने का इंतजार नहीं किया। वह बच्ची फिर बोली, चलो भट्टाचार्य जी बिगड़ रहे हैं। वह बच्ची इतना कहकर दौड़ती हुई अंदर चलेगी। पता नहीं क्यों उस और लड़की को देखे के पिता का कलेजा इस कदर हु कर उठा जैसे उस पर मिर्चें पड़ गई हों। क्यों? उस बच्ची जितनी बड़ी है, अपनी उत्सर्ग की गई बिटिया का मुखड़ा याद करके। 2 ही घड़ी के बाद उसकी विदाई है। एक अनजाने अंतपुर के अंतराल में उसे निर्वासित करना है। उसकी उमंग की कल
कांकली मौन हो जाएगी। हो सकता है बाप से भी अनजानपन का घूंघट काढ़ ले। इसमें इतना विचलित होने की बात नहीं, यही तो सदा सदा से होता है। उसकी माँ ने भी यही किया है, नानी दादी ने भी यही किया। ये सब युक्तियाँ जलन कम करने में कारगर न आई। जी मरोड़ मरोड़ उठने लगा। बेटी विच्छेद की वेदना ही नहीं, केवल शायद कोई भयंकर अपराध का बोध भी उस कलेजे को अंदर पंजा मारा है। अपराध किए बिना ही अपराध का बोध, वाजिब काम करके भी आतंक व्यापक है। उनका दिमाग इस बात में लगा रहता है कि कोई एक खास खोट निकालकर ब्याह को तोड़ा जा सकता है या नहीं, खास करके लड़कियों के ब्याह में। लेकिन सबके साथ ये बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इस कोशिश में भी रहते हैं कि क्या किए लड़की वालों की इज्जत रखी जा सकती है, जैसे बारातियों से एक भली तरह निभे। बेटी विच्छेद की वेदना ही नहीं, केवल शायद कोई भयंकर अपराध का बोध भी उसके अंदर पंजा मार रहा है। अपराध किए बिना ही अपराध का बोध, वाजिब काम करके भी आतंक। यह आदमी बेतरह डरपोक है, इसमें संदेह नहीं। वह छोटी सी लड़की फिर अंदर दौड़ी। ओ ब्राह्मण चाचा, तुम्हारी माँ तो तूफान मचा रही है। कह रही है महारानी जब तक नहीं आ जाती तब तक क्या राजकाज बंद रहेगा क्या? ना, अब रुकना कठिन है। ब्राह्मण चाचा को जल्दी जल्दी ही जाना पड़ा और थोड़ी देर खड़ा रहा तो मूरत दिखती, जिसकी प्रतीक्षा खांखा जलते हुए प्रतार पर धुआंती सी छाया नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ती आ रही थी, रूप लेकर। जलती आग के प्रकोप से ही गाड़ी के बैल गड़गड़ाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। गाड़ीवान गाली बकते हुए लाख पूंछ समेट रहा था कि जैसे पीछे हो रहे। टप्पर के अंदर से गर्दन हिलाकर सौदा बोली, ओ भाई गाड़ी वाले, तुम्हारे बैल तो पीछे की तरफ चल रहे हैं भैया, हम तो बहुत जल्दी में हैं। गाड़ीवान ने शुद्ध गले से कहा, क्या करूं माँ जी, देख तो रही हो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। सूरज भगवान एक बारगी आग बरसा रहे हैं। इसके साथ ही गाड़ीवान ने बैलों को जोर से पीटा। बैल हड़बड़ाकर जरा दूर भागे। अचानक गाड़ी की चाल बढ़ जाने से साधन सरल गिरते गिरते रह गए। सत्य ने टप्पर से बांस से मजबूती पकड़ थकी आवाज में, छोड़ दो ननद जी, जल्दी करने की जरूरत नहीं। अंत तक गौ हत्या की नौबत। सौदा दुर्गा दुर्गा कर उठी। गाड़ी अब कुछ तेज चली। चीने जाने रास्ते का परस मिला, लेकिन आज भी पोड़की क्यों बोल रही है? सत्य से ऐसी दुश्मनी की उसे क्या पड़ी? पोड़की बोली है, आदमी का रोना। बहुत सारी स्त्रियों की हा हा। इस रुलाई का उत्स किधर है? गाड़ी जितनी ही घर के नजदीक पहुंची वही आवाज साफ आने लगी। ना, सत्य कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सोचेगी। मसान तक जब तक जा पहुंचती है तब तक कान और मन को निष्क्रिय रखने की साधना करेगी। उल्लू की ध्वनि, उल्लू, पल पल उल्लू ध्वनि। उल्लू ध्वनि उसे कहते हैं जब पश्चिम बंगाल में जब शादी ब्याह होता है तो शंख बजता है, उसके साथ औरतें एक ध्वनि निकालती हैं जिसे उल्लू ध्वनि कहते हैं। उल्लू ध्वनि स्त्रियों की सामूहिक उल्लू ध्वनि, मानो बिहा की धूम की कमी को पूरा करना हो रहा। बासी बिहा का सारा कुछ टटका उल्टा होता है। बासी बिहा में खौड़ी खेलने का जो रिवाज है उसमें दूल्हा पहले दुल्हन बाद में कोटी खेलती है। वरण पहले दुल्हन को करना होता है, दूल्हे को पीछे। वरण करने वाली भी दूसरी है। ऐसी रीत जिन्होंने वरण करने कल किया था वे आज मंच पर नहीं है। नई नायिका की खोज हो रही है। आखिर कौन करेगी? अन्नो, तू ही या अन्नो? कोई रंगा कपड़ा डालकर आ, वरण मराला संभाल। बाजूबंद नहीं है तुझे? झुमका वाला लॉकेट नहीं तो किसी और कलाकर पहन। वर्ण की घड़ी में ताबीज बाजू पहनने से फकता है। कोई एक जनी दुख से बोल उठी, आह माँ बेचारी नहीं देख सकी, कुछ कर भी तो ना पाई। अभी आप पहुँचती बासी वरण कर लेती है ना नसीब। नसीब नसीब नहीं तो क्या? नसीब के सिवा आक्षेप की नदियाँ और किस समुद्र में जाएंगी? नसीब में ही तो सारे सवालों का अंत होता है। सो नसीब के हाथों से ही सारी घटना को सौंपकर शोभ करने वाली अन्नों के झुमके कस देने पड़ाए। फिर वही उल्लू ध्वनि। एक नन्ही लड़की ने बड़ी औरतों से भी ज्यादा जोर से शंख फूका। घरणियां बात करने लगी। ऐन वक्त पर अचानक एक शोर उठा, आ गई आ गई आ गई। एक साथ अनेक गले खुशी का रव करते हुए गाड़ी के पास आ गए। अब आई। सुबह से रास्ता ताकते ताकते घर भर के लोगों की आंखें घिस गई। थोड़ी ही देर पहले आई होती तो सास के हाथ से जमाई वरण होता। खैर फिर कुछ बुरे कर, आंखों से देख तो लेती एक बार। कौन है ये? क्या कहना चाह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? अंतिम बार के लिए एक बार आंखों देख लेने से जैसे करुणतम सुख के आश्वासन से उत्सव की इस मुखरता का मेल बैठता है। अमंगल की आशंका से सत्य ऐसी कांटा सी क्यों हो गई? चारों ही ओर तो मंगल के चिन्ह है। द्वार पर मंगल कलश, आंगन में अल्पना, शामियाना, तेज धूप की साफ रोशनी में सब कुछ झलमिला रहा है। सब शुभ चिन्ह, लेकिन क्यों?
साधन तो सत्य के साथ है। इनकी कुल प्रथा में पक्की दिखाई जैसी और भी कोई धूमधाम होती है क्या? उसी की तैयारी। सिर्फ मजा देखने के लिए सौदा से खींच कर ले आई, उत्कट मजा। लेकिन उल्लू ध्वनि इतनी भद्दी क्यों लग रही है? पोड़की की पुकार जैसी रोनी रोनी। औरतों की इस जंगली उल्लास को तो सत्य सदा से सुनती आई है। बुरा लगता है, बुरा लगा है, लेकिन छाती के अंदर ऐसा पीला पुला तो नहीं लग रहा। जोध बिखेरने वाला वह मुखड़ा कहाँ है? सत्य आई है इस खबर से। दो सुंदर सुकुमार सुडोल बाहें व्यग्र होकर सत्य को झपट कर जकड़ क्यों नहीं ले रही हैं? और वह सदा सदा का चीना जाना चेहरा, जिस चेहरे ने विराग और अनुराग, परस्पर विरोध, इन दो आकर्षणों के सत्य ने के लिए अपने को अप्रिहाय बना रखा। धुंधली धुंधली छाया जैसी एक अनुभूति के लिए सत्य एलोकेशी के आंगन में आई। या यह कि चलकर भी नहीं आई, बहुतेरी स्त्रियां और बालक बालिकाओं की रेल पेल के धक्के से ही आ पहुंची, और पहुंचते पहुंचते पत्थर की आंख लिए खड़ी रह गई। बंगालियों के घर के जन्म से ही देखी वह छवि सत्य को देखने के लिए किसने आंख रखी है? लेकिन है कौन वह? कौन? दुल्हा दुल्हन, केला तला, माथे पर सूप डाली लिए सधवाओं की टोली, जिन चिर अपरिचित दृश्यों से वह अनचिही कौन है, जिसके लाल कपड़े का घूंघट विधि निषेध भूलकर गिर पड़ता है? सत्य ने एक शक्ल नहीं देखी, देखी है किसी आहत पशु की एक जोड़ा आंखें। नहीं, जिंदगी में कभी नहीं देखी अपरिचय इस आघात को, इसलिए सत्य की आंखें पत्थर हो गई। लेकिन सत्य के कान भी बिल्कुल पत्थर क्यों नहीं हो गए? इतने अनचाही गले की बात कानों में क्यों आ रही है? नींबू, नींबू कहाँ चला गया रे? अब तक तो इंतजार में छटपटाते हुए घर बाहर कर रहा था। कनकांजलि का रुपया किसको दिया? जरा मुंह हाथ धो लो बहुरानी, कपड़े बदल कर बेटी जमाई को आशीर्वाद तो दो। कल नहीं आ सकी बहुरानी, एक ही लड़की, उसका ब्याह भी नहीं देख पाई। आती भी कैसे? समय पर खबर तो नहीं पाई। तुम्हारी सास ने शादी में ऐसी हड़बड़ कर दी जैसे ब्याह भागा जा रहा था। अरे जाने दो, बगैर मेहनत के सोने जैसा जमाई पा गई। कैसी सुंदर जोड़ी है देखो, शादी बड़ी अच्छी हुई, चमकता दमकता घर, जाना सुना परिवार। सत्य के दिमाग में इंजन चल रहा है, बातें कर्मशः मशीन जैसी ठन ठन बजने लगी। किस्मत से बिटिया को नींबू के साथ भेजा था तुमने, और ठीक उसी समय तुम्हारी सास की सखी की बेटी मुक्ता घूमने आई थी। जभी तो यह संयोग घट गया। तुम्हारी खूबसूरत बिटिया को देखकर मुक्ता तो बिल्कुल गल गई। बोली, इस लड़की को बहू बनाए बिना नहीं मानने की। आषाढ़ शायद लड़के के जन्म का महीना है, इसलिए जेठ ही में कर करा के निश्चिंत हो गई। लड़की से पहले लड़के का ब्याह कर रहा है, इसी के लिए तुम्हारी सास तो बेटे की गत बना रही थी। नींबू मारे डर के, अरे री अरियो सौदा, बहू अचानक ऐसे पीठ फेर कर कहाँ चल दी? तबीयत तो अच्छी नहीं लग रही है, अभी घाट ना ही गई तो क्या, यहीं एक लोटा पानी मंगा कर। हाय मेरी माँ, अरे सौदा, बहू तो मौलसरी की तरफ जा रही है, उधर क्या है? नींबू, अरे ओ मुन्ने, तेरी माँ फिर से गाड़ी पर क्यों चढ़ना चाह रही है क्या? भागता फिर रहा नींबू अब समाज के सामने प्रकट हुआ। सौदा के पास पहुंचा, भीत स्वर में बोला, बहू को तुम लोगों ने ब्याह की बात नहीं बताई है? पता नहीं क्यों सौदा हठात सख्त हो गई, सख्त स्वर में बोली, नहीं बताई। जबी बिना बताए ले आई, इसी से ऐसा हुआ। नव कुमार ने कुछ बिगड़े से स्वर में कहा। ताज्जुब, पहले आने से ब्याह में अड़चन डालती, इसलिए पहले बताया नहीं गया। अब बिना बताए लाने का मतलब? कहने से में क्या लगा था? सदा की सहनशील सौदा आज ऐसी असहिष्णु कैसे हो गई? वह जैसे और कठिन होने लगी, कठिन और कठोर गले से बोली, बताने में क्या लगा था? यह समझाने की जुर्रत तुझमें होती जब तो बताती। ढेर दिन तुम लोगों का ढेर अन्न खाया है, वही कर चुकाने के लिए बहू को लाकर तुम लोगों के जिम्मे कर जाती हूँ। लेकिन कसाई का काम क्यों नहीं किया? इसके लिए आंखें मत रंगाओ। उसकी शक्ल से मैं समझ गई कि वह अब इस घर में पानी भी नहीं पिएगी, लौट जाएगी। उसके साथ मैं भी चली। सौदामनी भी तेजी से निकल गई, मौलसरी के पेड़ की तरफ ही गई। और ब्याह की दुल्हन ने भी एक अजीब परिस्थिति पैदा कर दी। वह उस केले के नीचे ही अचानक बैठ गई और फुक्का फाड़कर रो पड़ी। अरे तुम लोगों ने मेरा क्यों ये हाल किया? माँ मुझे मार डालेगी। माँ के पीछे पीछे दौड़ पड़े, इसकी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दुल्हा से गांठ बंधी थी। अमोघ अटूट बंधन, जिसकी क्षमता का क्षेत्र क्या तो अनंत काल के उस पार तक फैला है। सारे पश्चिम आकाश में लाल का समारोह। वही लाल मैदान, तालाब, पेड़ पौधों में फैल गया। थके हुए दोनों बैल घास पानी और झुकी हुई बेला की स्निग्ध हवा पाकर चेतन से हुए और गाड़ी को गड़गड़ाकर खींच ले चले।
गाड़ीवान को कह दिया गया था कि सांझ होते होते ब्राह्मण टोले के इस मैदान को पार करना होगा। उसके बाद अगर चलने में असुविधा हो तो हाट तला में विश्राम किया जाएगा। घोड़ागाड़ी मिल गई तो मंगल। बहुत दिन पहले रामकली कविराज एक दिन धूल लगे पांव ही इस गांव से विदा हुए थे। आज रामकली कविराज की बाप भक्त बेटी ने बाप का अनुकरण किया। रामकली कविराज के साथ पालकी थी, उनकी बेटी के पास वह नहीं है, इसलिए अनिच्छुक गाड़ीवान को घूस देना पड़ा। बाएं हाथ में इसलिए इस समय सिर्फ शंख की चूड़ी और लोहा है। मगरमुखी सोने की मोटी बाली नहीं है। वही पूंजी थी पास में, हाथ से निकल गई, किंतु कीमत भी कितनी होगी उसकी। सत्य को अनंत काल के बंधन से छुड़ा ले जाने के मुकाबले बहुत ज्यादा। गांव छोड़कर जा रही है सत्य, किंतु छुड़ा कर जाना क्या आसानी से संभव हुआ? नहीं। ऐसा भी होता है? नहीं हुआ। लगभग सारा गांव ही गाड़ी को घेर कर खड़ा हो गया। सब ने उसे रोकने की कोशिश की। सत्य ने उनकी बात नहीं रखी। उसने शांत स्वर में एक ही बात कहा, नाहक ही क्यों तकलीफ कर रही हैं आप सब? यह मुझसे ना होगा, यह बात मैं नहीं रख सकूंगी। अंत में एलोकेशी भी आई, हाथ जोड़ने की अदा से बोली, नहीं रख सकूंगी यानी नहीं रखोगी, यही ना? तो मैं सास होकर तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कसूर हो गया, माफ करो बहू, मुझसे गलती हो गई, 1000 बार हुई, यह मैं कबूल करती हूँ। मैं समझ नहीं सकी, लड़की नोबा की नहीं, अकेली तुम्हारी है। नहीं समझा था, इसलिए दादीगिरी दिखाकर मैं उसका उपकार करने गई थी। खैर, जो होना सो तो हो ही चुका। ब्याह तो अब लौटने का नहीं। तुम क्यों सारे गांव को दिखाकर यह खिटकल कर रही हो? सत्य स्थिर बैठी थी, अपने को जब्त किए हुए। उसने सिर्फ दूसरी ओर मुंह फेर लिया। और नवकुमार, एलोकेशी का बेटा, वह अपना मान गंवाकर मनाने नहीं आया था। वह नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। अंत में वह भी आया। उसने भी प्रायः हाथ जोड़कर कहा, जो हो चुका उसका तो उपाय नहीं, फिर क्यों? एलोकेशी ने ना सही। एलोकेशी के बेटे ने से उसने बात की। बोली, उपाय है या नहीं? जीवन के बाकी दिनों बैठकर सिर्फ यही सोचूंगी। जीवन के बाकी दिनों सिर्फ यही सोचोगी तुम? सत्य अपनी पत्थर हुई आंखों से उन दो शुद्ध हताश भिखारी आंखों को देखती रही। देखते देखते कैसे तो एक अनुभूतिहीन स्वर में बोली, जीवन के बाकी दिन क्या बहुत हो गए? बहुतेरा जन्म सोचने पर भी इस चिंता का अंत होगा? इसका उत्तर मिलेगा? नव कुमार ने हताश गले से कहा, तुम्हारी सभी बातों का मतलब मैं कभी भी नहीं समझ सका। यह सब भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछता हूँ, स्वर्ण ही तुम्हारी सर्वस्व है? तुड़ू मुन्ना ये कुछ नहीं। कौन कितना है यह भी तो सोच देखना होगा। मैंने सदा ही देखा, माया ममता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिद ही बड़ी है तो भी निहोरा करती हूँ। मेरा मुंह देखकर कम से कम एक बार उस जिद को छोड़ो। मुझे माफ करो। सत्य ने घूंघट को जरा खींच लिया। नव कुमार रुलाई से टूट पड़ा। वह धोती के छोर से आंखें पोंछने लगा। लेकिन सत्य तो सदा की निष्ठुर है, वे अब गुस्से का गुस्सा ही नहीं रहोगी। यह प्रतिज्ञा करने से स्वभाव भी नहीं बदलता है कहीं। सत्य ने इसलिए नव कुमार की आंखों से हटाए बिना ही कहा, 30 साल से तो तुम्हारा ही मुंह देखती आई, अंत में एक बार अपनी और देखने की इच्छा हुई। क्यों? अपने सुवर्ण को आशीर्वाद नहीं दोगी? सत्य को क्या बिजली मार गई? सत्य की माँ भुवनेश्वरी एक बार ठीक ऐसे ही प्रश्न से बिजली की तरह कांप उठी थी। अपने आखिरी दिन सत्य ने नव कुमार की आंखों पर से आंखें हटा ली। धीरे गले से कहा, सदा के लिए चली जा रही हूँ। विदाई की घड़ी में अब क्यों कटु बात निकलवाना चाहते हो? गाड़ी प्रायः चलने लगी, फिर भी नव कुमार साथ साथ चला। तुम्हारे पिताजी ऐसे विषम व्यक्ति हैं, उन्होंने भी तुमको 8 साल की उम्र में गौरीदान किया था, उसे तो नहीं सोच रही हो? सत्य की उन पत्थर की आंखों में अचानक आग सी लहक उठी। सोच नहीं रही हूँ? किसने कहा तुमसे सोच नहीं रही हूँ? जिंदगी भर सोचती ही तो आ रही हूँ, और अब जाकर बाबूजी से ही इसका उत्तर मांगूंगी। नव कुमार ने गाड़ी के बांस को पकड़ लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तोड़ू की माँ, यदि तुम कहो कुटुंबों से झगड़ कर मैं तुम्हारी स्वर्ण को तुम्हें वापस ला दूंगा। सत्य सहसा एक काम कर बैठी। इस खुले मैदान में इसके उसके सामने नव कुमार ने जिस हाथ से गाड़ी के बांस को पकड़ा था, उस हाथ को पकड़कर दबाया। पागल जैसे गले से बोली, सच कह रहे हो? लौटाकर ला दोगे? इस गुड़िया के ब्याह को मिटाकर मेरी स्वर्ण को मुझे लौटा दोगे? सौदा गाड़ी के टप्पर में बैठी थी, चुपचाप ही बैठी थी। अब उसने धीरे से कहा, मिटाना कहने से क्या मिटाया जा सकता है बहू? यह क्या मिटा डालने की चीज है? नारायण को साक्षी रखकर ब्याह। सत्य ने नव कुमार के हाथ को छोड़ दिया। कैसी तो एक किस्म की हंसी हंसकर बोली, सभी ब्याह में नारायण आकर खड़े होते हैं या नहीं? हर गठबंधन जन्म जन्मांतर का बंधन है या नहीं? यह प्रश्न लेकर मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ ननद जी। नव कुमार की तरफ ताककर सौदा ने शांत गले से कहा,
उस प्रश्न का भी जवाब तो एक जन्म में नहीं मिलेगा। तू अब क्यों देर कर रहा है नींबू? तू घर जा, कामों का पहाड़ पड़ा है। नाहक की कोशिश के लिए देर करके कुटुंबों से विरोध तो नहीं खड़ा करना होगा। नव कुमार ने फिर भी आखिरी कोशिश की। लौटते लौटते भी कहा, कसूरवार मैं हूँ, मुझे सजा देनी है दो। तूने तो कोई कसूर नहीं किया, उसका ब्याह नहीं देखोगी? नहीं देखा तो क्या, दूर से ही आशीर्वाद करूंगी। अब साथ नहीं जाया जाता। सारी आरजू मिन्नत ठुकराकर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। सारी अनुभूतियों का आलोड़न उठा और फट कर वह बाहर निकल पड़ा। जानता था कि बात नहीं रहेगी। किसी का आग्रह रखने की पात्री तुम नहीं हो, मगर मैं कहे देता हूँ, कंधे चढ़ाकर कोई तुम्हें काशी पहुंचाने नहीं जाएगा। आखिरकार हंसते हुए चल देने की राह पाकर सत्य जी गई क्या? उसी लहजे में अपनी परिचित अदा से हंस पड़ी। हाय राम, मैं वह कहूँगी भी क्यों, जबकि सदा के लिए कंधे से तो उतरी जा रही हूँ। किसी के कंधे पर सवार हुए बिना अपने ही दो पाँव के भरोसे माता वसुमती की माटी छुई जा सकती है या नहीं, यह भी तो मेरा एक प्रश्न है। गाड़ीवान गाड़ी को रोक नहीं पा रहा था। बैल आगे बढ़ने को उतावले हो रहे थे। जाते जाते नव कुमार अचानक उछलकर गाड़ी पर आ रहा और शिब्र गले से बोला, इसलिए कहते हैं औरतों की जगह जायदाद नहीं रहनी चाहिए। बाप के दिए कबाले का भरोसा है, इसलिए पति के अन्न को त्याग कर देने की हिम्मत हो रही है। औरतों का इतना साहस अच्छा नहीं। मैं अपने कह देता हूँ, तुम्हारे नसीब में अक्षेष दुख है। पति होकर मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूँ। यह अभिशाप निरे क्रोध, शोभ, हताश, अपमान, लोक लज्जा और अपराध के ख्याल से है। सत्यवती इतना समझ सकती है, इसलिए इतने बड़े अभिशाप से भी वह विचलित नहीं हुई, बल्कि लगभग हंसकर ही बोली, तुम लोग तो अनादिकाल से ही वही देते आ रहे हो। पति होकर, बाप होकर, भाई होकर, बेटा होकर, कुछ नया तो नहीं है। हम सबको जिंदगी ही तो अभिशाप की है। लेकिन तुमने ये कबाले की जो बात कही है ना, यह जान लो, उस फटे कागज की मुझे याद भी नहीं है। जब तुमने याद ही दिला दी तो कह दूं, बाबूजी की दी हुई चीज़ों को फेंक देना उनका अपमान है। साधन सरल यदि आदमी बने तो वे उस संपत्ति में से त्रिवेणी में लड़कियों का एक स्कूल खोल दें और उसका नाम रखें भुवनेश्वरी विद्यालय। अच्छा जरा रुको, कहकर सत्य ने आंचल को गले में डाला और पति को प्रणाम करके कहा, सारी जिंदगी मैं तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहती रही, बहुत ही सताया तुम्हें। यदि बने तो माफ़ कर देना। सौदा ने मीठी डांट बताकर कहा, नींबू घर जा तू, इसके पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं। उस तक तेरी कभी भी पहुंच नहीं हुई और आज भी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही कहने को जी चाहता है। मूर्ख ही हो गया था तू। क्या ममता नाम की चीज़ भी नहीं थी रे तेरे अंदर? माँ की आज्ञा से बेटी को पार करते समय एक बार के लिए भी पत्नी का चेहरा याद नहीं आया? 30 साल तक साथ रहे। अरे पशु पक्षी भी जितने साथ रहते हैं तो माया हो जाती है, क्या तुझे उतनी भी नहीं हुई? नव कुमार ने दीप्त कंठ से कहा, तुम यह कह रही हो सौदा दी, उसकी मुझे याद नहीं आई? मेरी हालत समझ रही हो? 10 के चक्र से भगवान भूत। नींबू तो उतर जा, बेटी दामाद अभी भी घर में है। कुटुंब बिगड़े बैठे हैं, बहुत सारे काम कर्तव्य पड़े, वहाँ गए बिना नहीं चलेगा। बिटिया की सोच। बिटिया की? मैं तो बिटिया की ही सोचू हूँ। नवकुमार पागल जैसा करने लगा। स्नेहमयी जननी उसकी छाती पर मुंगेरी की मार मार आई है, यह तो नहीं सोच रही है। वह बेचारी वही जो काट होकर खड़ी रही और माँ ने उसकी तरफ ताका तक नहीं, छिटक कर चली आई। छाती नहीं फट गई उसकी? उस बेचारी का तो कोई दोष है नहीं। सत्यवती अब भी कुछ नहीं बोली। वह टप्पर के पास से सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी रही। सौदा ने अब की दृढ़ होकर कहा, नींबू उतरता है तू? नवकुमार उतर पड़ा। धोती के छोर से आंखें पहुँचते हुए पीछे की और बिना ताके वह हनमनाता हुआ चला गया। गाड़ी बढ़ती गई। मैदान पार करके हाटतला आ ही पहुंची। करीब करीब यह घोड़ा गाड़ी मिलेगी, सरल उसका इंतजाम करेगा। माँ से खींचकर साधन साथ नहीं आया। बाबूजी ने जितना ही ग्रहित काम किया हो चाहे, माँ का यह बेशरम रवैया उसके लिए उससे भी असहनीय था। बैलगाड़ी की मियाद पूरी हो चली, इसलिए आसमान की ओर से आंखें फिराने की इच्छा नहीं हो रही। सारे पश्चिम आकाश में लाल सोना बिखरा। आकाश के उस पार क्या वास्तव में दूसरी कोई दुनिया है? वहाँ लोगों को ने किसी की चिता जलाई है, यह उसी की लाल लपट है क्या, या कि आग की लपट नहीं है, रंग है केवल? वहाँ की किसी नवेली बहू ने डूबती धूप में अपनी लाल साड़ी पसार दी है। सौदा ने एक निश्वास छोड़कर कहा, ब्याह हो गया इसलिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी बहू। स्वर्ण को तो तुम सदा के लिए छोड़कर चली जाओगी, तुम भी तो ब्याह के बाद ही इतनी बड़ी हुई हो। सत्य ने सौदा के मुंह की तरफ ताक कर देखा। उत्तर दिए बिना ही नहीं रह गया। धीरे से बोली, मैं तो कितनी बड़ी हुई ननद जी, उसका प्रमाण तो देख ही रही हूँ। यह तो आदमी की विश्वासघातकता है बहू, इसके विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्वर्ण को गढ़ने की तो तुम्हें बड़ी आशा थी।
सत्य ने आसमान की ओर नजर डाली। वहां क्या स्वर्ण का मुखड़ा ही ढूंढने लगी। स्वर्ण को देख पाई, जब ही ऐसी अभिभूत सी बोली, स्वर्ण यदि आदमी बनने का माल मसाला लेकर पैदा हुई होगी ननद जी, तो आदमी बनेगी, अपने बल पर ही बनेगी। अपनी माँ को समझेगी, नहीं तो अपने बाप की ही तरह सोचेगी कि उसकी माँ बड़ी निर्दयी है। इस चिंता को रोक सकूं, मेरे पास ऐसा उपाय नहीं। लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी तो संसार त्याग कर काशीवासी हुए, उन पर अशांति का यह भूत चढ़ाने के उचित होगा तुम्हारे लिए? सत्य मानो अब अपने खास लहजे में लौट आई, अपने ही ढंग से बोली, नहीं ननद जी, ऐसा अन्याय मैं करने ही क्यों लगी, बाबूजी का बोझा क्यों बनूंगी। उसके बाद जरा हंसकर बोली, बहुत दिन पहले जब स्वर्ण पैदा नहीं हुई थी, पाठशाला खुलकर पढ़ाने का खेल खेला करती थी, याद है ना ननद जी? अब फिर देखूंगी यह खेल भूल गई हूँ या याद है? एक स्त्री का रोटी कपड़ा उससे नहीं चल जाएगा, अपना पेट आप ही चलाएगी बहू, यही सास करके घर छोड़ रही है। सौदा ने एक उसास ली, ऐसा नाता नहीं है कि तुम्हारे पैरों की धूल लूं, लेकिन लेने को जी चाहता है। लेकिन तुमने तो उस समय कहा काशी। हाँ, काशी ही जाऊंगी बाबूजी के पास। जीवन भर बहुतेरे सवाल संजो कर रखे हैं, पहले उन सब का उत्तर पूछने जाऊंगी। अचानक सन्नाटा उतर आया। गाड़ी धीरे धीरे हाटतला पहुंचकर रुक गई। बैलगाड़ी का रास्ता समाप्त हो गया और यही प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास समाप्त होता है। अगर इसके बाद का भाग आप सुनना चाहते हैं तो स्वर्णलता ऑलरेडी सारे पार्ट्स अपलोडेड है, आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।